और चलिए अब आपको बताते हैं आज की एक बड़ी खबर। बात करते हैं उस बयान की जिसने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बड़ी जानकारी आपको दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का विवादित बयान सामने आया। उदयनिधि स्टालिन जो कि सनातन विरोधी बयान देते नजर आए, कहा कि सनातन धर्म को खत्म करना चाहिए। उदयनिधि ने सनातन धर्म को बीमारी करार दे दिया। डेंगू, मलेरिया, कोरोना से सनातन धर्म की तुलना उन्होंने कर दी है। கலைஞர் அவர்களோ எல்லா சமூக மக்களையும் ஒரே இடத்துல குடி வைத்து அந்த இடத்திற்கு சமத்துவபுரம்னு பேர் வைத்து சனாதனத்துக்கு சம்மடி அடித்து கொடுத்தவர் தான் நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள். இதற்கு முன்பு ஆட்சியில் இருந்த சனாதனத்துடைய அடிமைகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளா சமத்துவபுரங்களை பராமரிக்கவே இல்லை. நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகளில் சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்புக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அதேபோல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சமத்துவங்களை புதுப்பித்திருக்கிறார் நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள். நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள் அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராக்கும் சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள். तो उदयनिधि स्टालिन का बयान हमने आपको सुनवाया। अब खबर यह है कि बीजेपी ने उदयनिधि के बयान पर पलटवार कर दिया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा कि भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं उदयनिधि। अमित मालवीय ने पूछा है कि क्या मुंबई बैठक में इसी पर सहमति बनी थी। अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है वो आपको दिखा देते हैं हम कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। अमित मालवीय ने लिखा है कि तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है सनातन का सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। संक्षेप में वो सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। डीएम के विपक्षी गुट का एक प्रमुख सदस्य और कांग्रेस का पुराना सहयोगी है ये। क्या मुंबई बैठक में इसी पर सहमति बनी थी, ये पूछा है अमित मालवीय ने। अब देखिए बीजेपी के इसी वार पर उदयनिधि स्टालिन की तरफ से भी पलटवार सामने आया है। उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि वो अपने हर शब्द पर दृढ़ता के साथ कायम है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है। लिहाजा सनातन धर्म को उखाड़ फेंकना ही मानवता को बचाना है, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मैं अपने बयान पर दृढ़ता के साथ कायम हूं। और हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उनके साथ संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद दिख रहे हैं। ओवर टू यू जैनेंद्र। बिल्कुल विवेक, उदयनिधि के बयान से किरकिरी हो रही है। न सिर्फ डीएमके पर निशाना साधा जा रहा है बल्कि सवाल इंडिया अलायंस से पूछा जा रहा है, क्योंकि डीएमके उसमें प्रमुख घटक दल है। संजय सिंह, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उदयनिधि ने जो बोला, क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बीजेपी उनके बयान की निंदा तो कर रही है, सवाल आप लोगों से पूछ रही है कि इंडिया अलायंस का इस पर क्या रोक? देखिए, बीजेपी के बारे में भी मैं बोलूँगा, लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी का मत है, आम आदमी पार्टी का यकीन और भरोसा है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं इंसान का इंसान से हो भाईचारा। तो भारत जो है वो विविधताओं का देश है। अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग यहाँ रहते हैं और हमको सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी यहाँ भाईचारा कायम रहेगा। तभी हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, हिंदू धर्म ये संदेश देता है। और जब हम सबका सम्मान करेंगे तभी भाईचारा कायम रहेगा। तो आम आदमी पार्टी का मत है, मैं ऐसा मानता हूं कि हमको किसी के धर्म के बारे में भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। यही हमारे भारत की खूबसूरती। संजय जी, यानी उदयनिधि का ये कहना, डेंगू मलेरिया से सनातन धर्म की तुलना करना, कहना कि इसे खत्म करना है हमें, इसकी निंदा करते हैं क्या? किसी को भी किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को पूरे देश और दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम किया। प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी किसने की? बीजेपी ने। सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा? दिनेश शर्मा जो इनके उप मुख्यमंत्री थे। बजरंग बली जी को दलित और आदिवासी से तुलना किसने की? योगी आदित्यनाथ जी ने। प्रभु श्री राम की तुलना मोदी जी से किसने की? शिवराज सिंह ने।
बजरंग बली जी से अमित शाह की तुलना करते हैं शिवराज सिंह। तो और मैं तो एक ऐसी कविता है जो आपके कैमरे पे बोल भी नहीं सकता। बीजेपी के एक नेता हैं जिन्होंने संसद के अंदर क्या कहा था, विस्की में कौन बसे, तब वो समाजवादी पार्टी में थे, ठर्रे में क्या, और अब उन्हीं के बेटे को बुला के कैबिनेट मंत्री बना दिया, कंधे पे लेके घूम रहे हैं। तो जो कितना बड़े से बड़ा अपमान आप कर दीजिए भगवान का, आराध्य का, आपके देवता का, लेकिन अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर आपके सारे गुनाह माफ। जी आप मान रहे हैं ना कि भगवान की तुलना नेताओं से करना गलत है, आप ये मान 100% गलत। तो फिर धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करना गलत है या नहीं? तो मैं तो कहता रहा हूँ कि किसी को भी किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, बचना चाहिए। ऐसी बातें करके हम समाज का सौहार्द जो हम उसको मजबूती देते हैं वो उसमें कमी आएगी। ये प्रतिक्रिया तो ठीक है, लेकिन ऐसा संदेश है कि फूक फूक कर आप लोग बोल रहे हैं। अगर यही टिप्पणी किसी और धर्म के बारे में की जाती, आप लोग पहले स्वर में निंदा करते हैं, उस बयान की निंदा नहीं आप लोग कर रहे हैं। आप अभी भी बचने की कोशिश कर रहे हैं सीधे उदयनिधि पर बोलने। कोई बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा, एक राजनीतिक दल के अंदर कई तरह के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग अपनी सोच होती है, सोच के मुताबिक कोई बयान वो देते हैं। आम आदमी पार्टी का आप उस पर बयान मांग रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया ना, आम आदमी पार्टी ऐसा मानती है भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान हमें करना चाहिए, ये हमारा मत है। आप 100 बार पूछेंगे, मैं 100 बार यही बोलूंगा। हम लोग कभी किसी के धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते। जैनेंद्र, मैं वापस से आपके पास वापस लौटूंगी, रोक रही हूं आपको। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, केस दर्ज हो गए। देखिए इसी बयान को लेकर, ये जो बयान उदयनिधि की तरफ से दिया गया, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सनातन धर्म पर बयानबाजी पर केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली में उदयनिधि के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में उदयनिधि के खिलाफ केस दर्ज, एससी के वकील ने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल आपको बताएं कि सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि ने एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद लगातार ये मामला गरमाता नजर आ रहा है। एक तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब ये जो मामला है ये कानून तक पहुंच गया है। केस दर्ज हुआ है उदयनिधि के खिलाफ। उधर उदयनिधि पर गिरिराज सिंह का भी पलटवार सामने आया है। सनातन के खिलाफ साजिश है ये कहना है गिरिराज सिंह का। मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं, गिरिराज सिंह ने कहा है। नीतीश और लालू जवाब दे इसका। गिरिराज सिंह का ये कहना है कि ये ऐसे जो बयान आते हैं ये साजिश है। क्या कहा है सुनाते हैं आप। आपने पहले बिहार में हिंदू धार्मिक छुट्टियों को बंद किया, अब आप बम्बई में INDA का मीटिंग करने के बाद क्या आपने अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं? सनातन को बंद खत्म करने का ये मलेरिया है, डेंगू है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार इसका जवाब दें। क्या भारत के सनातन को खत्म करने का, बिहार के सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है, मैं भी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा कि हिंदुओं को आप जात में बांट करके चाहते हैं कि मैं सनातन को समाप्त करूं, ये संभव नहीं है। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि उदयनिधि के बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है विनीत जिंदल, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ उत्तेजक, भड़काने वाले और मान हानिकारक बयान देने की शिकायत दर्ज कराई है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। नाम है उनका विनीत जिंदल, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और अपनी शिकायत में इस बयान को उत्तेजक और भड़काने वाला बताया है। वरुण जैन जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। वरुण, विनीत जैन सुप्रीम कोर्ट के वकील है और अपनी शिकायत में उन्होंने क्या क्या कहा है कि यह बयान कैसा है, कैसे आपत्ति जताई है, इसका विस्तार से जानकारी दीजिए दर्शकों को।
देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं विनीत जिंदल, उन्होंने डीसीपी नॉर्थ वेस्ट को अपनी शिकायत दर्ज कराई है। मेल के जरिए ये शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें ये बात कही है कि उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से जो बयान दिए हैं ये बेहद उत्तेजक, भड़काने वाले हैं, मानहानिकारक बयान है, जिससे कि एक समाज की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचती है। इसलिए जो उदयनिधि स्टालिन है उनके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी करें। ये जो कंप्लेंट, शिकायत दर्ज कराई है वो आज ही डीसीपी नॉर्थ वेस्ट के पास दर्ज कराई है और जो पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अधिकारियों को कहना है कि जो बयान है उनको देखा जाएगा, कब किसने कहा, किस तरीके से इन बयानों को दिया है, और उसके बाद अगर इसके अंदर कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स मिलते हैं कि इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तो जल्द ही इस पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। जी, एक बड़ी खबर जान लीजिए। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, यह कहना है राहुल का। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है, यह कहा है राहुल गांधी ने। अब जाकर आपत्ति जताई है। बयान का इंतजार किया जा रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन पर राहुल क्या कह रहे हैं। आ गया है बयान। उन्होंने कहा है कि इंडिया, उसका मतलब भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। राहुल गांधी का यह बयान। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है, ये राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये बात बोली है वन नेशन वन इलेक्शन पर। तो देखिए, राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उनका कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। यह बयान राहुल गांधी का सामने आया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। इंडिया मतलब भारत और यानी कि राज्यों का एक संघ जिस पर वन नेशन वन इलेक्शन हमला है। और चलिए सीधा आपको राजस्थान के डूंगरपुर में लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन जारी, सुनाते हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। डूंगरपुर की धरती हमेशा से देशभक्तों की भूमि रही है। यही राजस्थान के, यही गुजरात के आदिवासी भाइयों ने महाराणा प्रताप के साथ रहकर सालों तक युद्ध कर मुगलों की सेना के दांत खट्टे करने का काम यही भूमि के सपूतों ने किया था। यह भूमि महाराणा प्रताप, बापा रावल, राणा सांगा और महाराणा कुंभा की भूमि है। यहां पर कहरल माता का मंदिर, सालेश्वर मंदिर, बोरेश्वर महादेव, घोरेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर महादेव का मंदिर और माई त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर से हमेशा हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब गोविंद गुरु जी को भी मन के साथ श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सारे आदिवासी भाइयों को एकत्रित करने का काम किया था। मित्रों, आज ये परिवर्तन यात्रा का दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा जब समाप्त होगी उस वक्त गहलोत सरकार का जाने का निश्चय हो चुका होगा। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब अशोक गहलोत जी को कुछ सवाल सबसे पहले पूछना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी, आप पहले राजस्थान की जनता को बताइए,
10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया? जरा इसका हिसाब दीजिए। भोले बनकर इधर उधर की बात मत करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे। मगर गहलोत जी, मैं तो बनिया का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं साथ में। आप नहीं बताओगे, मैं बता देता हूं। 10 साल यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन कांग्रेस की सरकार चली। आपने सिर्फ 1,60,000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया। कितना दिया भाई, बोलो तो जरा। 1,60,000, मेरे साथ बोलो, याद रहना चाहिए। कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने उनके 10 साल के 1,60,000 के सामने 9 साल में 8,71,000 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता को दिया है। ये बात आपने राजस्थान की जनता को इसका हिसाब दीजिए। आपकी केंद्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, क्यों अन्याय किया राजस्थान को? इसके अलावा 57,000 करोड़ रुपया हमने रेलवे के लिए दिया, 43,000 करोड़ रुपया रोड के लिए दिया, 6,000 करोड़ रुपया कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए दिया, उड़ान के तहत बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ हवाई अड्डा बनाया, 23 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, बीकानेर में 1,000 मेगावाट का सौर पार्क बनाया, जैसलमेर में 800 मेगावाट का सौर पार्क बनाया। और मित्रों, यहां मेरे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के हर किसान को, 80 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे गजेंद्र जी बैठे हैं, 1,10,00,000 घरों में कनेक्शन जाने वाला है। इसमें से 43 लाख घरों में नल से जल का कनेक्शन समाप्त कर दिया है। बाकी जो रह गए हैं उनको भी ये अशोक गहलोत सरकार अंदर घपले घोटाले कर रही है। पैसा मोदी जी भेज रहे हैं, वो खा जा रही है। मगर जैसे ही सरकार बदलेगी, भाजपा सरकार आप बनाओगे, बाकी सारे कनेक्शन भी हम तुरंत ही समाप्त कर देंगे। लगभग 1.25 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार दे रही है। 86 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में लगातार आरोप लगा रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अपडेट आपको देते रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे, खड़गे की तरफ से बैठक बुलाई गई है इंडिया गठबंधन की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताएं, 5 सितंबर को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन की ये बैठक जो कि 5 सितंबर को बुलाई गई है, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। विशेष सत्र की रणनीति पर होगी चर्चा, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, क्योंकि सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर चौंका दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या होने वाला है। जैनेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जैनेंद्र, विपक्ष भी चौंक गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर जो विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है इसमें क्या होने वाला है। इसी के मद्देनजर देखते हुए खड़गे ने भी बैठक बुलाई है, इसमें क्या तय किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी?
बिल्कुल, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, साथ में राज्यसभा में नेता विपक्ष भी हैं। उनकी तरफ से इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की बैठक मंगलवार शाम 8 बजे अपने घर पर बुलाई गई है और जो मैसेज सर्कुलेट किया गया है उसमें यही लिखा है कि जो आगामी संसद का विशेष सत्र है उसकी रणनीतियों को तय करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के जो फ्लोर लीडर्स हैं, यानी सदन में जो नेता हैं, उन सबकी बैठक का बुलाई गई है, जिसमें कि रणनीति बनाई जाएगी संसद के विशेष सत्र को लेकर के। और जैसा आपने खुद बताया कि सत्र का एजेंडा क्या है, किस विषय को लेकर के बुलाई गई है ये बैठक का संसद की, इसको लेकर के स्पष्टता नहीं है। और यही वजह है कि 18 तारीख से संसद का विशेष सत्र शुरू होना है, लेकिन उसके काफी पहले 5 सितंबर को क्या इस बारे में कोई विपक्ष जो है अपडेट? जैसे पिछली बैठक मुंबई में हुई थी, ये बैठक कहां होगी? बिल्कुल देखिए, ये स्पष्ट करना जरूरी है, ये इंडिया गठबंधन के पार्टियों के अध्यक्षों की बैठक नहीं है। संसद में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के जो फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा में, मिसाल के लिए आरजेडी से तेजस्वी यादव और लालू यादव इस बैठक में नहीं आएंगे, बल्कि मनोज झा आएंगे जो राज्यसभा में सदन पार्टी की अगुवाई करते हैं। इसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में इंडिया गठबंधन में यानी विपक्षी गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं उनके जो फ्लोर लीडर्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। मंगलवार तय की जाएगी। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं जैनेंद्र। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।